नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जीएस और जीके के, जो कि आने वाली आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अंत तक क्लास में मेरे साथ बने रहेंगे और फटाफट से इनको देख लेंगे। 2 बार 3 बार देखेंगे। अगर स्पीड मेरी ज़्यादा होगी तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लेंगे किसी भी प्रकार के प्रश्न को जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल रामबाण है आपके लिए और काम आएंगे। जैसे बच्चे होते हैं ना, जीएस का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता तो शॉर्ट टाइम के लिए इनके भी नोट्स बना सकते हैं आप, है ना। शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, जब एग्जाम नजदीक होता आपका। तो देखिए, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हैं, एग्जाम में पूछेंगे कहीं ना कहीं। अर्थव्यवस्था जो है भारत की, उसका आकार जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? जीडीपी से। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, या मैं भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं, तो अर्थव्यवस्था का प्रश्न कई बार आता है कि अर्थव्यवस्था का कैसे पता लगाएं, इकोनॉमी का कैसे पता लगाएं कि किस प्रकार की इकोनॉमी है और इकोनॉमी में कितना उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जीडीपी से पता लगाते हैं। जीडीपी, इसका आंसर है, याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ये इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और क्या बोलते हैं इसे? सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को मतलब ये होता है कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर, जैसे हमारा बजट को वर्ष होता है ना, वित्तीय वर्ष मार्च से अप्रैल होता है। एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी भी देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, वस्तुओं, जितनी भी वस्तु उद्योग में या कहीं पर भी बन रही है, और सेवा जितनी भी चल रही है देश के अंदर, वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, उसी को ही जीडीपी बोलते हैं। एक वित्तीय वर्ष के भीतर देश की सीमाओं के भीतर उत्पादन होना चाहिए। बाहर की बात नहीं कर रहे, देश की सीमाओं के भीतर, उसी को जीडीपी बोलते हैं। और जीडीपी से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का पता लगाते हैं, इकोनॉमी का पता लगाते हैं कि कितना हाई जीडीपी है, कितना लो जीडीपी है। जीडीपी ज्यादा अच्छा रहता है तो लोगों को रोजगार मिलता है और बहुत सारे सेक्टर्स अच्छे और ठीक ठाक काम करते हैं, जिसका इंटरनेशनल स्तर पर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गई, विश्व बैंक हो गई, है ना, एशियाई विकास बैंक हो गई, और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो समय समय पर इसका आकलन करती रहती हैं। ठीक है, एक तरीके से आप स्वास्थ्य कह सकते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का। जीडीपी को जीडीपी से ही पता चलता है। अब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये दूसरा प्रश्न है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारे देश की, इंडिया की, वो कैसी है। तो इकोनॉमी कैसी है? सार्वजनिक। इकोनॉमी में आप लिख सकते हैं सार्वजनिक और पूंजीवादी, दोनों प्रकार की इकोनॉमी है भारत की। इन दोनों ने मिला के भारत की व्यवस्था चलती है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी काम करती है। सार्वजनिक का मतलब हो गया सरकार का पूरी भागीदारी है भारत सरकार की, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर की भी। तो प्राइवेट सेक्टर और सरकारी को जोड़ करके मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है भारत, और भारत इसी अर्थव्यवस्था के उदाहरण के साथ काम कर रहा है। बात करते हैं, अल-अक्सा मस्जिद है, जो इजराइल में स्थित है, ये बड़ी चर्चाओं में रहती है। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में इसको लेकर के विवाद है। अल-अक्सा मस्जिद इजराइल की राजधानी यरूशलेम में स्थित है। आप कभी अखबारों में, समाचार पत्रों पर 6 महीने 7 महीने बाद चर्चाओं में रहती है ये मस्जिद। कारण है इसका कि यहाँ पे फिलिस्तीन वाले कहते हैं कि हमारा अधिकार है, इजराइल वाले कहते हैं कि हमारे हिस्से में जे। ठीक है, जबकि फिलिस्तीनी था बहुत बड़े पूरे भूभाग पर। पहले 1948 की बात करें, 1948 की, 1948 से पहले, तो फिलिस्तीन में से अलग हुआ इजराइल, और इजराइल अलग होकर के इजराइल ने पूरा लगभग फिलिस्तीन पर अधिकार कर लिया। तो ये मस्जिद अब इजराइल के हिस्से में, तो विवाद चलता रहता है दोनों देशों में। तो याद रखना, ओजोन परत की बात कर रहे हैं। ओजोन परत को लेकर के एक सम्मेलन हुआ, ये 16 सितंबर को हुआ, 1987 में हुआ, और मॉन्ट्रियल में हुआ। मॉन्ट्रियल कहाँ पे स्थित है? कनाडा के एक शहर का नाम है मॉन्ट्रियल बेटा। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? रट लेना, 16 सितंबर को। और ये 16 सितंबर आया कब और कहां से आया? 16 सितंबर 1987 से आया। 1987 में पहली बार ये सम्मेलन हुआ कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। ठीक है, तो तभी से ओजोन दिवस को मनाए जाते हैं। ओजोन परत कौन से मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। जैसे हम पृथ्वी से शुरू करें ना मंडलों को पढ़ना, जैसे पृथ्वी पर सबसे नजदीक जो मंडल होता है वो कौन सा? क्षोभ मंडल, जहाँ में आंधी, हवा, तूफान, ब्यार, ओले फोले, बिजली कड़कना, सब यही में घटनाएं होती है ना। जब उससे ऊपर चलते हैं तो समताप मंडल आता है, मध्य मंडल आता है ना, भारी मंडल आता है, सॉरी आयन मंडल आता है, उसके बाद भारी मंडल आता है। तो ये मंडलों के क्रम है। ठीक है, तो समताप मंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है, उसकी विशेष एक परिधि के भीतर। तो ओजोन परत क्या करती है? परावैंगनिक किरणों को रोकती है, सूर्य से आने वाली किरणों को। वो किरणें मानव की देह के लिए, मानव की त्वचा के लिए, स्किन के लिए बहुत खतरनाक होती हैं, और उनसे कैंसर की बीमारी ऐसी फैल जाती है। ऐसा लोगों का नहीं, डॉक्टरों का और जो विशेषज्ञ इसके ऊपर अध्ययन करते हैं उनका मानना है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक सम्मेलन हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 87 में ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नोट कर लेना। आगे बात करते हैं हर्षवर्धन की जीवनी। एक शासक थे, एक राजा थे हर्षवर्धन, उनकी जीवनी कौन सी? हर्षचरित। उनके जीवन के ऊपर लिखी गई, उनके शासन के ऊपर लिखी गई, उनके साम्राज्य के ऊपर लिखी गई, उनके व्यक्तित्व के ऊपर लिखी गई, पर्सनालिटी के ऊपर। नाम क्या है? हर्षचरित। याद भी रहेगा, शासक का नाम हर्षवर्धन और किताब का नाम हर्षचरित, मतलब उसी के बारे में लिखा। किसने लिखा? उसके दरबार में एक व्यक्ति रहता था, कवि था, वाणभट्ट ने लिखा। किसने लिखा? वाणभट्ट। और वाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन जाना माना राजा था, इसने अपनी राजधानी बनाई। राजधानी कौन सी बनाई थी हर्षवर्धन ने अपनी? थानेश्वर बनाई थी या कन्नौज बनाई थी? कन्नौज राजधानी बनाई थी। इनके पिताजी की राजधानी थानेश्वर थी हरियाणा में। पहले इन्होंने कन्नौज को स्थापित किया। तो कन्नौज को जीतने के लिए बहुत सारी शक्तियों में युद्ध होने लगा था इनके समय में। और इनके समय में एक चीन का यात्री आया था जिसका नाम था हेनसांग। इसको यात्रियों का राजकुमारी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार। और हेनसांग ने एक किताब लिखी, किताब का नाम था CU की, भारत के ऊपर ही लिखी, भारत की व्यवस्था पर लिखी, भारत की सामाजिक व्यवस्था पर लिखी थी, है ना, पूरा हर्षवर्धन ने। तो इसे याद रखिएगा। एक पार्टी की बात कर रहे हैं, भारत में एक पार्टी बनी, कांग्रेस के नेताओं ने ही पार्टी को बनाया। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, ठीक है जी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 में, और पार्टी की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। कहां पे स्थापना हुई? इलाहाबाद में। और नेताओं के नाम क्या थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, दोनों ने मिलकर के इस पार्टी की स्थापना करी थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज का मतलब समझ रहे हैं, देश को आजादी चाहिए। गोल गुम्बद बहुत आता है, ये गोल गुम्बद ही है, इस वजह से इसका नाम गोल गुम्बद। ये आदिल शाह का मकबरा है। एक शासक थे दक्षिण भारत में, आदिल शाह, तो उनका ये मकबरा है गोल गुम्बद। कई बार एग्जाम में आता है कि गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है और किसका मकबरा है, तो याद रखिएगा आदिल शाह का मकबरा है, और बीजापुर में स्थित है। कहां पे स्थित है? बीजापुर में स्थित है, कर्नाटक के शहर बीजापुर में। ये लोकेशन भी इसकी नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, ये बीजापुर है। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स बने थे। कौन बने? हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। नोट कर लेना इस बात को। सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल की बात हो रही है। यदि भारत का पहला गवर्नर जनरल आएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के, और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे भारत के, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। नोट कर लेना। बौद्धों की पवित्र ग्रंथ या पवित्र पुस्तक वो बोल सकते हैं, त्रिपिटक ग्रंथ, ये बहुत फेमस है। बौद्धों का है। कौन सा ग्रंथ है? त्रिपिटक। इसमें तीन चीजों को क्या, तीन एक तरीके से बोल सकते हैं विचारधाराओं को, 3 नियमों को, 3 रूलों को बताया गया है इसके अंदर कि व्यक्ति को जीवन किस तरीके से जीना चाहिए। उसके आधार पर त्रिपिटक नामक शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये एक पवित्र पुस्तक उनकी कहलाती है, बौद्ध ग्रंथ में, है ना। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? उनके बचपन का नाम क्या था? कितनी वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया? कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला उपदेश दिया था? सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? मृत्यु उनकी कहाँ हुई थी? ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, हम नहीं बताने वाले, ठीक है। ये महात्मा बुद्ध का आपके लिए होमवर्क है। जितने व्यूअर्स, जितने सब्सक्राइबर्स इस क्लास को देख रहे हैं हमारे, तो पूरे पॉइंट लिख देना कि भैया कहाँ कहाँ पे गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें, और नहीं लिखोगे तो अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको, चिंता ना करें आप। अगला पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को भैया 1919 में अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग कांड अमृतसर पंजाब का एक शहर है, वहां पर हुआ था 13 अप्रैल की तारीख ही। उस समय अप्रैल के महीना में एक त्योहार मनाते हैं गेहूं की फसल की कटाई के समय, वैसाखी का। तो वैसाखी के दिन ये हत्याकांड हुआ। एक पार्क में सभा बैठी, शांत प्रिय सभा बैठी थी, अपने गिरफ्तार नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी। उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। एक डॉक्टर सत्यपाल थे, एक डॉक्टर किचलू थे, उनको गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिश पुलिस ने, ब्रिटिश हुकूमत ने। तो उसका विरोध करने के लिए वो वहां पे बैठे थे। तो भैया पुलिस वाले ने आए कि एक जनरल डायर था उस समय का, अंग्रेजी कप्तान वहां का, अमृतसर का। तो जनरल डायर ने आकर के गोलियां चलवा दी भैया ब्रिटिश पुलिस से। बैठी भाई शांत प्रिय भीड़ पे, जो शांत प्रिय विरोध कर रही, तो गोली चलवा दी, तो भैया मारे गए बहुत सारे। तो इतिहास में, भारत की आज़ादी के इतिहास में अंग्रेजों पर ये कलंक, क्योंकि अंग्रेजों ने बैठे हुए शांत लोगों को गोली से मार दिया। और जो कछु बच गए, वहां पे एक कुआ हो बाकी अंदर, वहां में कुआ में कूद के मर गए, क्योंकि गोली से जान बचा रहे थे, तो कुआ में कूद के मर गए। तो वो उसकी भी बहुत गहराई थी। आप कभी देखने जाएंगे तो आपको मिलेगा वहां पे। वो तो सरकार ने कवर्ड कर दिया है। जैसे कछु ओझक ओझक के देखते तो बेऊ चले गए वही चक्कर में। जैसे हम मर जाते हैं ना, सरकार कह रही है कि मां मत जाओ, आगे मत जाओ, तो ओझकेंगे जरूर, क्योंकि ह्यूमनिटी होते हैं, वही मानवता, मतलब मानवता का जो ह्यूमन नेचर होता है इंडियंस के अंदर, है ना। तो जगवे के चक्कर में वो चले गए। तो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, है ना, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। इस पॉइंट को याद रखना। और गिरफ्तारी वाले नेताओं के भी नाम मैंने आपको बता दिया है। आगे बात करते हैं, मधुबनी लोक कला, लोक चित्रकला है। ये चित्रकला बड़ी फेमस है, ये यहाँ की, कहाँ की? मधुबनी की। और कहाँ पे फेमस है? ये बिहार में। और जिले का भी नाम क्या है? मधुबनी। जिले का भी नाम मधुबनी है, भारत में बहुत फेमस है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मधुबनी लोक कला कौन से राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। और कौन से जिले से? मधुबनी, बिहार के अंतर्गत है ना। आगे बात करते हैं महाभारत की। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, बिल्कुल किया गया था। किसके समय में किया गया? औरंगजेब के समय में किया गया फारसी में अनुवाद महाभारत का। अकबर के शासनकाल में किया गया। रामायण का भी किया गया था, और भी भारतीय ग्रंथों का किया गया था। तो महाभारत का भी अनुवाद किया गया फारसी भाषा में, क्योंकि मुगलों की जो भाषा थी भारत में वो कौन सी थी? फारसी। अब भैया वे पढ़ेंगे समझेंगे तो अपनी भाषा में तो समझेंगे, तो फारसी में करवाया उन्होंने अपनी भाषा में।
तो जो नाम जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा के नाम से महाभारत। जब महाभारत का फारसी में ट्रांसलेट कर दिया, तर्जुमा कर दिया, अनुवाद कर दिया, तो रज्मनामा नाम दिया गया उसे। ये नोट कर लेना। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, और किसने करी थी आर्य समाज की स्थापना? बताओ भाई। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। कहाँ पे करी? मुंबई में करी आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। और जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था, और इन्होंने बात करी थी भारतीय सभ्यता की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय कल्चर की इन्होंने बात करी थी, है ना। जो ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजी हुकूमत ने खत्म कर दी, तो अपनी सभ्यता को स्थापित करने की बात इन्होंने करी थी। इनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, और बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेद कितने हमारे? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और उसके अलावा कौन कौन से है? यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। सामवेद हमें संगीत की जानकारी देता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन हमें पूजा पद्धति की और प्रार्थनाओं की जानकारी देता है। यजुर्वेद कैसे यज्ञ करते, कैसे हवन करते हैं, वो जानकारी वहां से मिली हमें। और अथर्ववेद देता है हमें जादू और टोने की जानकारी। जादू सीखो, टोना सीखो, किसी को भस्म करना सीखो तो अथर्ववेद पढ़ो। जैसे कोई तुम्हारा पसंदीदा आदमी है दुनिया में, क्या कहते दुश्मनी तुम्हें निकालनी है, क्या कहते प्यार मोहब्बत ज्यादा करनी है, तो अथर्ववेद पढ़ के आओ, सीखो, बनारस जाओ, कहूँ जाओ और सीख के आओ। और क्या सीखेंगे फिर उसे पढ़ेंगे? तो जादू और तंत्र मंत्र और वशीकरण, किसी को वश में करना, अथर्ववेद से, ठीक है। तो आई बात समझ में? नोट करते चलो, आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म की तीसरी सभा कहाँ पे भाई? कुंडलवन कश्मीर में, किसके शासनकाल में? अशोके में। और अध्यक्ष कौन था इस सभा का? अध्यक्ष थे मोगली पुत्तस। मोगली पुत्तिस नामक एक अध्यक्ष थे इसके, है ना, ये भी नोट कर लेना। अध्यक्षता इन्होंने करी, शासनकाल अशोक का था। जगह का नाम कुंडलवन है, ये पड़ता है कश्मीर में। और जो तीसरी बौद्ध सभाई, कौन सी बौद्ध सभाई? तीसरी। अरे तीसरी गलत लिख दिया है, तीसरी नहीं, चौथी बौद्ध सभा थी ये, नहीं तीसरी थी, लेकिन एक चीज गलत लिख दी हमने, उससे सही करते हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं। तीसरी बौद्ध सभा भाई पाटलिपुत्र में। कहाँ पे भाई साहब? पाटलिपुत्र में भाई तीसरी बौद्ध सभा। और पाटलिपुत्र काय का नाम है? पटना वाला। तो सम्राट अशोक के शासनकाल में, अब सही है वो भाई चौथी बौद्ध सभा भाई कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में। ऐसे करके भैया, है ना, चौथी लिख ली मैं, आप लिखें तो कनिष्क के शासनकाल कश्मीर में। तीसरी पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्तिस नामक व्यक्ति थे। आगे बात करते हैं। 1025 ईस्वी बड़ा आता है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ का मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल अरब सागर के किनारे। आप कभी जाएंगे घूमने तो घूम के जाओ, अरब सागर का किनारा भी देखो और सोमनाथ मंदिर में भगवान शंकर के दर्शन भी करो। कौन से भगवान जी ने के? भगवान शिव के दर्शन करो, भगवान रुद्र के दर्शन करो, या महाकाल के दर्शन करो। बहुत सारे नाम है भगवान शिव के, अलग अलग वो शास्त्रों में रूप बताएंगे भगवान शिव के। तो 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया महमूद गजनबी ने। जो बड़ा आता है आक्रमण, सौराष्ट्र में स्थित है, गुजरात के में सोमनाथ मंदिर लिख लेना। इसे लूट ले गया, सोना मोना था बहुत सारा मंदिर के अंदर। 1527 में एक लड़ाई हुई, खानवा की लड़ाई। ये राणा सांगा और बाबर के मध्य में हुई ये लड़ाई, राणा सांगा और बाबर के मध्य में 1527। ये आगरा में हुई, और आगरा के फतेहपुर सीकरी के पास एक जगह पड़ता है खानवा, वहां पे हुई थी, खानवा नामक स्थान पर, ठीक है। एक शासक था राणा सांगा और दूसरा था जो बाढ़ से आया था। बाढ़ से कौन आया था? बाबर आया था। हालांकि बुलाया इसी ने था। इतिहास कभी आपको पढ़ाएंगे, हिस्ट्री में आपको बताएंगे। तो बाबर को निमंत्रण देने वाले, बाबर को बुलाने वाले में से एक आदमी ये भी था, राणा सांगा। और एक इब्राहिम लोदी का चाचा था, आलम खान लोदी। तो इन्होंने मिलकर बुलाया था, किसको हटाने के लिए? इब्राहिम लोदी को दिल्ली की गद्दी से हटाने के लिए। अब उल्टा इन्हीं के लिए पड़ गया। भाई जब नाग को आप दूध पिलाएंगे तो किसे काटेगा? आपको ही काटेगा, ये कहावत है बुजुर्गों की। तो इन्होंने ऐसा नाग बुलाया कि मामला गड़बड़ कर दिया, है ना। इनसे ही लड़ बैठा, इनको मार दिया। और ये लड़ाई किसने जीती? बाबर ने। खानवा की लड़ाई। और पहली लड़ाई भी किसने जीती? बाबर ने। सभी बाबर ने जीती, 3-4 लड़ाई लड़ी। तुलसीदास जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रामचरितमानस, और कौन सी भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में लिखा है। ये किसके समय में लिखा था? प्रश्न आता है, अकबर के शासनकाल में। जब अकबर का शासनकाल चल रहा था, उसी समय तुलसीदास जी का भी समय काल था। तो तुलनात्मक आ जाता है कभी कभार कि बताइए रामचरितमानस किसके समय में लिखी गई, जब दिल्ली में कौन था? तो अकबर था दिल्ली में उस समय, अकबर शासन कर रहा था दिल्ली में, है ना। ये नोट कर लेना। अब देखो, एक बड़ा अखबारों में, टीवी में, समाचार पत्रों में एक चीज बड़ी चर्चा में रहते हैं, और वो मैंने पूरा निचोड़ लिख दिया इस पॉइंट में, ठीक है, नोट कर लेना इस बार। जयपुर के महाराजा आए जिनका नाम था सवाई जयसिंह। जयपुर के महाराजा का नाम क्या था? सवाई जयसिंह। और अगर आप क्रिकेट मैच देखा तो जयपुर के क्रिकेट स्टेडियम का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा हुआ है ना। सवाई क्रिकेट स्टेडियम के नाम से वो प्रसिद्ध है, जयपुर का क्रिकेट स्टेडियम।
तो ये राजाए महाराजाए सवाई जयसिंह इन्होंने वेधशाला बनवाई कछु। क्या बनवाई? खगोलीय वेधशाला। खगोल को मतलब अंतरिक्ष से संबंधित कछु अध्ययन करना था इनके समय में लोगों को, उससे संबंधित बनवाई। इनको जंतर मंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जंतर मंत्र भी बोला जाता है दूसरे शब्दों में। अब जंतर मंत्र का कई बार अखबारों में आप नाम पढ़ते हैं कि जंतर मंत्र पर वो आंदोलन चल रहा है, वो वाला आंदोलन चल रहा है, वो अनशन पर बैठ गए, है ना, कभी खिलाड़ी वहां चले गए जंतर मंत्र पे, या अन्ना हजारे ने किया वहां पे आंदोलन, बहुत सारे लोगों ने। तो देखो कहाँ कहाँ पे, ये दिल्ली में है, जयपुर में, बनारस में और मथुरा में, ये चारों जगह लिख लेना। ये जंतर मंत्र चारों जगह स्थित है। दिल्ली का बड़ा फेमस है क्योंकि आंदोलन बहुत होते हैं वहां पे। विजयनगर एक साम्राज्य था जो कि हिंदू साम्राज्य था। इसकी स्थापना 1336 में हुई थी और दो भाइयों ने मिलकर करी थी। दोनों भाइयों का नाम था हरिहर और बुक्का। इसकी खंडर राजधानी है हम्पी, जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है हम्पी। और यहीं हम्पी के आसपास सबसे पहले मिलन हुआ था रामायण के अनुसार हनुमान जी का और भगवान श्री राम का, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। वो अलग बात है, लेकिन इतिहास का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर की राजधानी कौन सी थी? खंडर हम्पी, जो कि वर्तमान में कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। और विजयनगर की स्थापना 1336 में किन्होंने करी? दोनों भाइयों ने मिलकर, हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने। हिंदू धर्म का शक्तिशाली राज्य था उस समय जो दक्षिण भारत का। और इस राज्य का उल्लेख बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में भी किया है। कौन सी किताब में किया है? बाबरनामा में उल्लेख किया है। इसका उल्लेख किया है और मेवाड़ का उल्लेख किया है। दोनों शक्तिशाली राज्य थे ऐसा बाबर कहता है अपनी किताब के हिसाब से। और किताब बाबर ने लिखी भारत में बाबरनामा। कौन सी भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। और कौन सी नदी पर स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप आसाम में स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में। हालांकि औरंगाबाद का नाम क्या हो गया अब? संभाजी नगर। औरंगाबाद का नाम हो गया संभाजी नगर। बीबी का मकबरा है जे ताजमहल जैसा ही लगता है। इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी बोलते हैं। दक्षिण भारत का ताजमहल बोलते हैं और भारत का दूसरा ताजमहल बोलते हैं इसे। आपको पता नहीं होगा तो इस क्लास से नॉलेज ले लेना। बीबी का मकबरा करके तो पेपरों में आता है, लेकिन डिटेल में मैं इसे पढ़ाऊं तो ताजमहल की कॉपी भी इसे बोलते हैं, दक्षिण भारत का ताजमहल भी बोलते हैं और भारत का दूसरा ताजमहल भी बोलते हैं। औरंगजेब ने अपनी पत्नी, अपनी बेगम की याद में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया, जो कि आज भी है। और पत्नी का नाम था राबिया उद दौरानी। पत्नी का नाम क्या था? राबिया उद दौरानी करके इसकी पत्नी का नाम था। जैसे औरंगजेब के पापा ने, शाहजहां ने, औरंगजेब के पापा का नाम शाहजहां, तो शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया आगरा में, क्या बनवाया? ताजमहल। और उनकी पत्नी का नाम क्या था शाहजहां की का? मुमताज महल। और मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। 42वां संविधान संशोधन हुआ था भाई साहब 1976 में, और इसी को बोलते हैं लघु संविधान संशोधन, क्योंकि आज तक संविधान के इतिहास में इससे बड़ा संविधान में संशोधन नहीं हुआ है। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था भूमि सुधार को लेकर के, जिसमें 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। तब से लेके आज तक जितने संशोधन रहे हैं, लेटेस्ट जो भी सरकार संशोधन करती है सत्रों के दौरान, जो भी सत्र लगते हैं हमारी संसद में, तो आज तक कोई इतना बड़ा नहीं हुआ। इस वजह से इसे लघु संविधान संशोधन कहते हैं। और संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए या संशोधन के तहत कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 3 शब्द बताओ प्रस्तावना में कौन कौन से जोड़े गए? ये हमारी ऑडियंस बैठी है, ये बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आप बताना संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे। ये होमवर्क आपको दे दिया है। और कौन से संशोधन में जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो इसे बताइएगा, क्योंकि ये 3 शब्द मूल संविधान में नहीं थे। जब मूल में नहीं होंगे तभी तो जोड़े होंगे सरकार ने, तभी जोड़े सा। 1975 तक ना आए, 76 में जोड़ दे। जब बात याद रखियो। ठीक है, 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? आगे बात करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। एशिया की अथवा भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि एक तटीय झील है, समुद्र के किनारे से बिल्कुल लगी हुई है, बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है, ऐसे समझ लीजिए। और कहां पे स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तटीय झील भी बोलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। और चिल्का में नेवी का सेंटर भी है, इंडियन नेवी का सेंटर भी है एक, है ना, ट्रेनिंग सेंटर चिल्का के अंदर। आगे बात करते हैं। चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व में, अभी इस समय भारत आ गया पहले स्थान पर। विश्व में चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत कर रहा है। पहले ब्राजील कर रहा था कुछ समय पहले तक। ब्राजील अब दूसरे स्थान पर, भारत पहले स्थान पर आ गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन भारत कर रहा है। और भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र करता है। पहले यूपी करता था, लेकिन अभी पहले नंबर पर महाराष्ट्र। देखो, चीनी का उत्पादन का मतलब है कि यहाँ समझ ज्यादा मिल होंगी, वही तो चीनी बनेगी। मिलन में जाके गन्ना जाके शुद्ध होकर के प्यूरिफायर हो क्या बनता है? चीनी बनते हैं। तो महाराष्ट्र में चीनी की मिलों की संख्या सबसे ज्यादा है भारत में इस समय, और यूपी में है गई है कम।
क्योंकि यूपी में बंद करनी पड़ी है, सरकार कोई मदद ना कर रही है, ऐसे किसानों का बिल मिल मालिकों का क्या हुआ तो भैया समय समय पर अखबार है ना, मैं तो पढ़ लेते हैं वहाँ। तो इस वजह से महाराष्ट्र में चीनी की मिल सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर, यूपी दूसरे स्थान पर चीनी के उत्पादन में, और दुनिया में चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन अभी भारत आ गया पहले स्थान पर, और ब्राजील चला गया दूसरे स्थान पर। पहले ब्राजील करता था सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन। ये टॉप 50 या टॉप 40 आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। इसी प्रकार से ये आपको डेली क्लास मिलती रहेगी, और जीएस को कवर करने के लिए इनके भी नोट्स बनाओ, लगातार ज्योग्राफी की क्लास को भी पढ़िए और करंट अफेयर्स की क्लास पढ़िए। इस वजह क्षेत्र में से पूरे क्षेत्र छपेंगे आपके यूपी पुलिस में, और जहां दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा जीएस आ रही है, तो सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में जिस बच्चे को लेना होगा वो सिलेक्शन जीएस के दम पर ही होगा, क्योंकि जीएस सबसे ज्यादा आ रही है दिल्ली पुलिस के भीतर, और बाकी के पार्ट आ रहे हैं बहुत कम। तो जीएस पे और करंट अफेयर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंद से रहो, खुशी रहो। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।